जाए, अगर इस दोनों स्टेटमेंट को मिला दिया जाए तो देखो, तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यही था पूरा का पूरा। क्या गॉस लॉ, देखो दोनों का एलएचएस फ्लक्स के बराबर में, तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा, और टोटल किसके बराबर में, फाई के बराबर में। उसके बाद में एक चीज बताया था क्या, कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन करने के लिए आपके पास होना चाहिए क्या, एक गसियन सरफेस। और ये गसियन सरफेस क्या होता है, तो एक इमेजिनरी सरफेस है। कैसा सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस है। इस इमेजिनरी सरफेस को होना क्या चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। कहाँ से, फ्रॉम ऑल साइड, चारों तरफ से ये क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तीसरी बात इसमें क्या थी, ये सिमेट्रिक होना चाहिए। तीसरी बात क्या थी इसमें, सिमेट्रिक होना चाहिए। किसके अबाउट, अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अबाउट में इसको क्या होना चाहिए था, सिमेट्रिक होना चाहिए। और अगला पॉइंट था क्या, कि मस्ट बी पासेस थ्रू, मस्ट बी passes through, must be passes through, must be passes through the point at which E is to be calculated। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना हो, कैलकुलेट करना हो, उस पॉइंट से जो है सो गसियन सरफेस को पास करना चाहिए। इतना चीज आप पीछे पढ़ चुके थे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़े थे, एरिया वेक्टर। कि ये एरिया वेक्टर जो होना चाहिए वो हमेशा कैसा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक ना, परपेंडिकुलर टू सरफेस। और दूसरी बात इसमें ये क्या थी, कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, बाहर के तरफ होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर और किधर, बाहर के तरफ। इतना कॉन्सेप्ट जो पीछे पढ़े हुए हैं, इसी का एप्लीकेशन हम लोग छुट्टी से पहले कर रहे थे, है ना। आज एक अगला एप्लीकेशन हम लोग देखने वाले हैं। तुमको याद होगा कि कभी हम लोग एक दूसरा एप्लीकेशन पढ़े थे गॉस लॉ में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रॉड, इनफाइनाइट चार्ज रॉड, एक रॉड हो जो इनफाइनाइट चार्ज हो। आपको याद होगा कि जब हम लोग एनालिटिकल मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, तो ये लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया था, कभी याद होगा। या इसी को हम लोग लिखे थे कितना, ए इक्वल टू, उस समय में लिखे थे 2 के लैम्डा बाई आर। आप अपने कॉपी में देख सकते हैं, जिसमें 3 3 वेरिएबल आया था इनफाइनाइट रॉड वाला में, केस अगर याद हो तो। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इसी कहानी को हम लोग आगे आज कंटिन्यू करेंगे, और सेम चीज हम लोग गॉस लॉ का यूज करके निकालेंगे कि कैसे निकालना है। तो देखो अपने पास दिया हुआ क्या है, कि एक इनफाइनाइट रॉड है, इनफाइनाइट रॉड है जिस पर चार्ज है कुछ भी डला हुआ। तो मान लो कि ये रॉड है इनफाइनाइट रॉड, इधर ये प्लस इन्फिनिटिव से लेकर के माइनस इन्फिनिटिव तक गया हुआ है, इधर प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव, और इस पे चार्ज रखा हुआ है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना चार्ज है ये हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, जो, ठीक ना, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है ये हमको पता है। तो क्या हम लोगों ने माना है, माना है क्या, माना है क्या, कि लेट एन इनफाइनाइट चार्ज रॉड, एक इनफाइनाइट चार्ज रॉड है, ठीक ना, हैविंग हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, कितना है लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका, लैम्डा मान लेते हैं। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा। तुमको पता होगा कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये चीज पिछले दिन पढ़ाया हुआ है, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब देखो कि इस पे हमको क्या क्या रहा है, हमको निकालना क्या है, ये चीज देखिएगा जरा सा। हम लोगों को निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
we have to calculate electric field intensity. We have to calculate electric field intensity at a point P r distance from the चार्ज रॉड। एक चार्ज रॉड जो है इससे कितना दूर होना चाहिए, r डिस्टेंस पर होना चाहिए ये पॉइंट P, और इसी पर हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मान लो कि इससे जो पॉइंट P है वो r डिस्टेंस पर है, और ये पॉइंट P कौन सा है, ये वाला, और इसी पॉइंट पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ये इतना था क्या इंट्रो इस टॉपिक का, कि इस टॉपिक में हम लोगों को क्या करना है। सिंपल सा बात है क्या कि एक इनफाइनाइट रॉड दिया हुआ है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपको ये पता है केवल कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, लैम्डा है। बस इतना बात आपको पता है। आपको करना क्या है बेटा कि इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, चारों तरफ कहीं भी ये पॉइंट हो सकता है। इस पॉइंट P पर क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले आपको गॉस लॉ अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा गॉसियन सरफेस कैसा होगा। गॉसियन सरफेस चुनाव करने के लिए देखिए आपको मैं पीछे ये पॉइंट बोला हूं, क्या इमेजिनरी होना चाहिए, दूसरी क्या चारों तरफ से बंद होना चाहिए, सिमेट्रिक अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और उस पॉइंट से निश्चित रूप से पास करना चाहिए जहां पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो देखो बेटा कि एक लाइन है, और लाइन के सिमेट्रिक अगर हम सरफेस कंसीडर करें तो सिलिंड्रिकल सरफेस होगा कि नहीं होगा। लाइन के सिमेट्रिक कोई स्फीयर हो सकता है, कोई क्यूब क्यूबॉइड हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो अगर किसी लाइन के सिमेट्रिक सरफेस का आप बात करिएगा, ये मान लीजिए कि ये लाइन है और इसके सिमेट्रिक एक सरफेस का आप बात करिएगा, तो एक ऐसा सरफेस होगा, है ना, और ये सरफेस कैसा होगा, सिलिंड्रिकल सरफेस होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, और ये गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, तो सिमेट्रिक होना चाहिए, चारों तरफ से बंद होना चाहिए। तो देखो गॉसियन सरफेस कैसा, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जो इस P पॉइंट से पास करे जो इस P पॉइंट से होकर के पास करे, और कैसा हो, सिलिंड्रिकल हो। तो देखिए ये जो गॉसियन सरफेस है आपका, ये गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा है, एक सिलेंडर आपको दिख रहा होगा, और ये जो सिलेंडर है ये सिलेंडर ही क्या है, यही है अपना क्या, गॉसियन सरफेस। यह चीज क्या है, अपना गॉसियन सरफेस। ये अपने मन से हमको एक इमेजिनरी सरफेस मान लेना है। अब इसके बारे में दूसरी कहानी क्या है कि ये चारों तरफ से बंद होना चाहिए। तो देखो एक सिलेंडर है ऐसे, इसके ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन, ये दोनों ही ढक्कन क्या है, बंद है। क्लोज सरफेस हो गया, क्लोज सरफेस हो गया, इमेजिनरी है, क्लोज है। आप देखिए कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट ये सिमेट्रिक भी है, चारों तरफ एक जैसा है, सिमेट्रिक भी है। अगला क्या होना चाहिए कि उस पॉइंट से निश्चित रूप से ये सरफेस पास करना चाहिए, जिस पॉइंट पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। P पॉइंट से ये पास भी कर रहा है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है कि अंदर की तरफ, बाहर की तरफ निकलती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, यहां से अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, इधर की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलेगा, बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलता है, बाहर के तरफ। ये हो गया तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये पीछे पढ़े हुए हैं आप कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा, और नेगेटिव चार्ज के कारण अंदर की तरफ आकर के मिलेगा। अब देखो कि इसमें तीन सरफेस है, एक ऊपर का फ्लैट सरफेस ढक्कन, एक नीचे का फ्लैट सरफेस ढक्कन, और एक कर्व सरफेस एरिया। इस तीनों सरफेस का अगर हमको एरिया वेक्टर सेलेक्ट करना हो, इस तीनों सरफेस का अगर हमको एरिया वेक्टर सेलेक्ट करना हो, तो आप यहां पर देखिए कि अगर आप यहां पर एरिया वेक्टर का बात करेंगे, इस क्षेत्रफल का, इस एरिया वेक्टर का, तो मैं क्या बोला हूं कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस के और बाहर के तरफ, है ना। तो इस अंदर में तुम बैठ जाओ सिलेंडर में, और इस ढक्कन के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ तुम ऊपर की तरफ देखोगे कि नहीं देखोगे, परपेंडिकुलर देखना है और बाहर की तरफ देखना है। तो परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ आप ऐसे देखिएगा तो ये ds का डायरेक्शन ये हो जाएगा यहाँ,
परपेंडिकुलर सरफेस के और बाहर के तरफ। दूसरी चीज ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर बाहर के तरफ है ही, तो इस दोनों के बीच का जो एंगल यहाँ हो रहा है वो कितना, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। नीचे वाला सरफेस देखो कि नीचे वाले सरफेस पर अगर आपको एरिया वेक्टर लेना है तो ये भी आप लीजिएगा बाहर के तरफ और परपेंडिकुलर। तो इस सिलेंडर के अंदर अगर तुम बैठ जाओगे तो यहाँ से बाहर की तरफ कैसे देखोगे, ऐसे देखोगे। ये है डीएस पर किधर, बाहर की तरफ। यहाँ से देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, अभी भी यहाँ भी थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। क्लियर है इतनी बात है। अगला चीज देखिए कि अगर इस कर्व सरफेस एरिया पर आप कहीं भी एरिया वेक्टर लीजिएगा तो यहां से लीजिएगा परपेंडिकुलर बाहर के तरफ, डीएस ऐसा परपेंडिकुलर और बाहर के तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हारे पास बाहर के तरफ है ही। यहाँ पर देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री, है ना। अब देखो कि यहाँ पर हमारे पास क्या सब चीज है, तो यहाँ पर हमारे पास है क्या सब चीज, तो देयर आर 3 सरफेस, हमारे पास 3 सरफेस है। देयर आर 3 सरफेस, 3 सरफेस है। ये तीनों सरफेस कौन कौन सा है भाई, तो 2 फ्लैट सरफेस, 2 फ्लैट सरफेस है, ऊपर नीचे का ढक्कन, एंड अ कर्व सरफेस। एक क्या है, कर्व सरफेस है जो इस सिलेंडर का क्या है, दीवार है। अब इस तीनों का आप क्या करिए, नेमिंग कर लीजिए। मान लीजिए कि ये पहला वाला सरफेस है, ये दूसरा वाला सरफेस है, और ये कर्व सरफेस जो है ये तीसरा वाला सरफेस। इतनी बातें समझ में आ रही है। क्या क्या, 3 सरफेस मैंने देखा, एक ऊपर का ढक्कन देखा, एक नीचे का ढक्कन देखा, और एक कर्व सरफेस देखा। इस तीनों का नाम मैं 1 2 3 कर लिया। क्लियर इतनी बात है। अब देखो कि इस तीनों के कारण हमको क्या करना है, फ्लक्स निकालना, ठीक ना। तो मान लेते हैं क्या, लेट द फ्लक्स थ्रू, लेट द फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस 1, फ्लैट सरफेस 1 इज φ1। कि पहले सरफेस के कारण जो फ्लक्स है वो कितना है, φ1। और फ्लक्स का डेफिनेशन क्या पढ़े हुए हो, फ्लक्स का डेफिनेशन पढ़े हुए हो कि φ इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन। देखिए ए डॉट बी है बेटा, तो इसको आप इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। वेक्टर ए डॉट बी को क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से कि पहले सरफेस के लिए ई ठीक है, डीएस भी ठीक है, कॉस ठीक है, और थीटा के जगह पर पहले सरफेस के लिए आप देखिए कि थीटा के जगह पर कितना है, 90 डिग्री। तो जब थीटा का वैल्यू बेटा तुम यहाँ 90 डिग्री रखोगे, कॉस 90 डिग्री, और तुमको पता है कि कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो इसको तुम इंटीग्रेशन ई डी एस इंटू कॉस 90 का वैल्यू कितना रखोगे, 0, और यहाँ से तुम्हारा φ1 निकल के आ जाएगा कितना, 0 से मल्टीप्लाई होगा, टोटल टर्म कितना हो गया, 0। दूसरा चीज क्या मान लीजिए कि दूसरे सरफेस के थ्रू, कि लेट द फ्लक्स थ्रू, लेट द फ्लक्स थ्रू सेकेंड फ्लैट सरफेस, दूसरा जो फ्लैट सरफेस है उसके कारण आपने क्या माना, इज कितना है, φ2। दूसरे फ्लैट सरफेस के कारण जो फ्लक्स है वो कितना है, φ2। तो ये बताओ कि जो φ2 लिखेंगे वो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस लिखेंगे कि नहीं, यही तो डेफिनेशन है फ्लक्स का, ई डॉट डी एस। फिर से क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस, और दूसरे सरफेस के लिए भी तुम देखो कि थीटा का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, एरिया वेक्टर नीचे, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो भाई फिर से यहाँ cos 90 डिग्री रखेंगे, और यहाँ से देखेंगे कि फिर से cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस इंटू कितना, 0, और φ2 भी निकल के आएगा कितना, 0। φ1 और φ2 कितना आ गया, 0 आ गया। जरा सा देखो कि तीसरा सरफेस, ठीक ना, द फ्लक्स थ्रू, द फ्लक्स थ्रू थर्ड कर्व सरफेस, तीसरा जो कर्व सरफेस है अपने पास उसके कारण अगर माने वो कितना, φ3। तो फिर से देखो कि जो φ3 लिखोगे, थर्ड फ्लक्स जो लिखोगे φ3, वो इक्वल टू कितना लिखोगे, इंटीग्रेशन ई डॉट कितना, ds। यही डेफिनेशन है फ्लक्स का। आप देखिए
कि क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस को कितना लिखिएगा, ई डी एस कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, ये इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस और थीटा के जगह पर यहाँ कितना है, 0 डिग्री। थीटा के जगह पर यहाँ कितना है, थर्ड सरफेस के कारण थीटा कितना, 0 डिग्री। एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में है मतलब थीटा कितना, 0 डिग्री। अब देखो कि जब यहाँ 0 डिग्री हम लोग वैल्यू रखेंगे थीटा का, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। ये बचेगा कितना आपका, इंटीग्रेशन ई डी एस इंटू 1, और फाइव 3 जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी एस। इतना बात क्लियर है। अब बताओ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर है कि स्केलर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर है कि स्केलर है, जोर से बोलो थोड़ा, वेक्टर। गधे, कितनी बार बोला है कि जो चीज डॉट प्रोडक्ट में डिफाइन हो वो स्केलर होता है, और हमेशा डॉट प्रोडक्ट ही लिख रहे हैं फ्लक्स को। तो स्केलर है, तो ये बताओ कि स्केलर क्वांटिटी को तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें टोटल फ्लक्स का, टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर का अगर हम लोग बात करेंगे, टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर का अगर बात करेंगे, तो फाई इक्वल टू कितना लिखोगे, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस कितना, फाई 3। देखो फाई 1 और फाई 2 का वैल्यू कितना आया है, 0 और 0। तो फाई 1 और फाई 2 का वैल्यू तुम 0 प्लस 0 रखोगे, और फाई 3 का वैल्यू कितना आया है, इंटीग्रेशन ई डी एस। क्लियर है यहाँ। देखिएगा कि जो टोटल फ्लक्स फाई आएगा आपका, फाई इक्वल टू कितना आएगा, इंटीग्रेशन ई डी एस। अब देखो यहाँ तक हमने फ्लक्स निकाला, टोटल फ्लक्स। सिलेंडर गसियन सरफेस के चारों कॉर्नर के कारण हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, टोटल फ्लक्स मैंने सारे को ऐड करके निकाल लिया। अब कहानी खेलेगा कौन, गॉस लॉ, है ना। तो अब गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स जो होता है, वो टोटल फ्लक्स क्या होता है बेटा, टोटल फ्लक्स जो होता है वो फाई इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है क्या, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ हमको कह के गया है क्या, कि जो टोटल फाई होता है वो फाई क्या होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉस लॉ है। टोटल फ्लक्स अक्रॉस अ क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस है अपने पास सिलेंडर, और इसके कारण जो टोटल फ्लक्स होगा वो चार्ज इनसाइड द सिलेंडर बाय एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए कि इस सिलेंडर का जो लेंथ है वो लेंथ है कितना, एल। मान लीजिए कि सिलेंडर का जो लेंथ है वो कितना है, एल। अब आप बताइए कि टोटल फ्लक्स का वैल्यू मैं यहां से निकाला इंटीग्रेशन ई डी एस, है ना। और यहां पर हमको टोटल फ्लक्स क्या कह रहा है, यहां पर हमको टोटल फ्लक्स कितना कह रहा है, यहां पर टोटल फ्लक्स कह रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बताओ कि इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। उधर कह रहा है फ्लक्स इतना होता है, गॉस लॉ कह रहा है कि फ्लक्स इतना होता है, इसका मतलब ये दोनों क्या, बराबर। अब देखो कि इस गसियन सरफेस में, इस गसियन सरफेस में ये कर्व सरफेस के कारण केवल फ्लक्स हो रहा है, बाकी दोनों फ्लैट सरफेस के कारण जो फ्लक्स आया है वो कितना, 0। तो कर्व सरफेस का अगर हम कहीं से भी डिस्टेंस मेजर करें इस डंडी से चारों तरफ, तो सारे जगह पर डिस्टेंस क्या होगा, सिलेंडर का बराबर होगा। बराबर होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो हम लोग अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे क्या, सिंस सिंस द गसियन सरफेस, जो आपका गसियन सरफेस है, सिंस द गसियन सरफेस इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द चार्ज रॉड, चार्ज रॉड से हमेशा क्या है, गसियन सरफेस इक्विडिस्टेंट है। सो द वैल्यू ऑफ, so the value of electric field intensity E is constant at all point, सारे पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि हर जगह क्या है, डिस्टेंस बराबर।
तुमको याद होगा कभी बताए थे E इक्वल टू कितना KQ/R²। तो R K कांस्टेंट ही है, Q फिक्स ही है कितना चार्ज है। अगर हर जगह डिस्टेंस भी बराबर रहने लग जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कैसा हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। एक जैसा हो गया मतलब क्या हो गया भाई, कांस्टेंट हो गया। अब जब कांस्टेंट हो गया तो ये तो पता है कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो E कांस्टेंट हो गया तो E आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू कितना Q इनसाइड और बाई कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। और इसी को क्या करो तुम मान लो इक्वेशन कितना 1। इतना में कोई दिक्कत है? अब देखो यहां से हमको दो चीज नहीं पता है, एक तो इंटीग्रेशन ds कितना होगा और दूसरा हमको चार्ज इनसाइड द सेल कितना है, सिलिंड्रिकल सेल के अंदर में कितना चार्ज है जो हमको पता नहीं है। ये जब दो चीज नहीं पता है तो इस दो चीज को हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखो कैसे प्रयास करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। मैं इसके कर्व सरफेस पर छोटा छोटा एलिमेंट काट रहा हूं, ds 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 ds। कितना एलिमेंट काट सकते हैं ऐसा, इनफाइनाइट एलिमेंट काट सकते हैं। फिर जब हम सारे एलिमेंट को जोड़ेंगे तो टोटल कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा कि नहीं। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ds जो हो जाएगा वो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, है ना। तो यहां पर अब बढ़िए आगे, आगे बढ़िए क्या कि इंटीग्रेशन ds जो हो जाएगा आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस। जो आपका सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस है उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर में हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ds। और कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का आप जानते हैं कि ये कितना होता है 2πr_l। देखिए कि गसियन सरफेस का रेडियस है r, रेडियस है r और इसका लेंथ है कितना l। तो इसका अगर कर्व सरफेस एरिया लिखोगे तो 2πr_l, 10वीं क्लास में पढ़े हुए होगे, है ना। अब देखो कि जब ये 2πr_l आ गया, एक चीज और है अपने पास क्या, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कि बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन क्या कहता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन क्या कहता है कि लैम्डा जो होता है वो होता है कितना Q इनसाइड पर यूनिट लेंथ। मान लिए कि इस सिलेंडर में इस सरफेस के अंदर में जितना चार्ज है उसको आप अगर Q इनसाइड बोल दीजिए तो Q इनसाइड चार्ज कितने लेंथ में है, L लेंथ में है। तो यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, यूनिट लेंथ में हो जाएगा कितना Q इनसाइड बाई L और इसी को क्या कहते हैं लैम्डा। तुम यहां से ये बताओ कि अगर तुमको Q इनसाइड लिखना है तो Q इनसाइड लिखना है तो इसको लैम्डा L लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे। अब इस दोनों चीज का वैल्यू, Q इनसाइड का वैल्यू और इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है सो इक्वेशन 1 में आप क्या करिए, पुट करिए। हम लोग कर क्या रहे हैं, कर रहे हैं क्या, पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ds एंड Q इनसाइड इन इक्वेशन किसमें, 1 में। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है E टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट। देख लो यही है तुम्हारा इक्वेशन 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम लोगों ने क्या किया, इसका वैल्यू पुट किया। तो E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना आया है 2πr_l, इसका वैल्यू रख दो कितना 2πr_l। Q इनसाइड कितना आया है लैम्डा L, कितना रख दिया इसके जगह लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना ही है तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस साइड है ही 2πr_l, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2πr_l। देखो L से L कैंसिल हो जाएगा। अब एक चीज देखो कि तुम ये सोच रहे होगे कि सर गसियन सरफेस में इसका लेंथ L ही क्यों माने, ये और ऊपर तो जा सकता है और नीचे भी तो जा सकता है। तो आप कितना भी बड़ा मानिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लास्ट में देखिए L कैंसिल ही हो गया, L बचा ही नहीं। तो आप कितना भी बड़ा मान लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। फाइनली जो आपका E बचा वो E कितना बचा
लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, और यही हो जाएगा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको ध्यान होगा कि जब एनालिटिकल मेथड से लिखे थे तो कितना लंबा चौड़ा ये चीज गया था, 3 3 वेरिएबल था, 3 3 वेरिएबल को एलिमिनेट करना था। लेकिन यहाँ गॉस लॉ का यूज हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, एक गॉसियन सरफेस माना। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो, तो तुम बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और बीच में मैं कोई ऐसे प्लेट रखूं तो किसी प्लेट से पास करेगा क्या, लाइन पास करेगा? ऐसे मैं कह रहा हूं क्या कि मान लो कि ये है टॉप फ्लोर, इसका टॉप फ्लोर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, तो कोई भी इस एरिया के पास करेगा क्या? इस मोबाइल के आर पार होगा कोई सा लाइन? नहीं होगा। तो इसके कारण फ्लक्स कितना हो गया, 0, कोई लाइन नहीं पास किया। नीचे वाले के कारण भी फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स किसके कारण हुआ, कर्व सरफेस एरिया के कारण। कितना हुआ, तो ईडीएस। कितना हुआ था फ्लक्स, ईडीएस। अब टोटल फ्लक्स किए 5 1 5 2 5 3, तो कितना आया, ईडीएस के बराबर में टोटल फ्लक्स निकाल लिए। बहुत आसान था ये। अब क्या किए कि गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है क्या, गॉस लॉ कहता है क्या भाई, कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर फाई के जगह पर ईडीएस पीछे निकाले हैं, डाल दिए। अब देख रहे हैं क्या कि गॉसियन सरफेस जो है सो इस चार्ज रॉड से हमेशा बराबर दूरी पर है। तो बराबर दूरी पर है तो गॉसियन सरफेस पर कहीं भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कैसा आएगा, एक जैसा आएगा। एक जैसा आएगा मतलब कैसा हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गया तो इंटीग्रेशन में कहाँ आ जाएगा, बाहर। बाहर आ गया, इसी को क्या किया, इक्वेशन 1 मान लिए। अब अपने पास है क्या, तो इंटीग्रेशन डीएस और क्यू इनसाइड का वैल्यू निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया पर छोटा छोटा एलिमेंट को ही तो आपने डीएस माना है। अब कर्व सरफेस एरिया पर छोटा छोटा एलिमेंट में इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ दिए इसको और फिर से जोड़ेंगे तो पूरा सिलेंडर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। उस सिलेंडर का एरिया कितना होगा, उस सिलेंडर का एरिया कितना होगा, 2 पाई RL। मतलब छोटा छोटा डीएस को जब आप इंटीग्रेट किए मतलब जोड़े तो कितना आया, 2 पाई RL। दूसरी बात क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो एल लेंथ पर क्यू इनसाइड चार्ज है, इसी को लैम्डा बोलते हैं, पढ़े हुए हो ना पिछले दिन। अब यहाँ से एल को इधर लेके आ जाओगे तो क्यू इनसाइड कितना आ जाएगा, लैम्डा एल। अब क्यू इनसाइड का और 2 पाई RL इंटीग्रेशन डीएस का वैल्यू यहाँ पर पुट किए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया। आपको अगर ध्यान हो तो आप ध्यान से देखिए कि जो पहले पढ़े थे एनालिटिकल मेथड से, वो एनालिटिकल मेथड से पढ़े थे वो निकाल के लिखे थे क्या, मिटा दिए थे, है ना। यही चीज लिखे थे, यही चीज लिखे हुए थे, E इक्वल टू कितना, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा क्या कि इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब इसमें देख लो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, 1/R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, ये वाला। समझ में आ रहा है बात? क्या पूछ देगा कि इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और 4 ऑप्शन ऐसे दे दिया तो इस चारों ऑप्शन में से आप क्या करेंगे, 1/R टिक करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये था इनफाइनाइट वायर के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन करना। अब गॉसियन सरफेस के बारे में 4 पॉइंट है, उसी 4 पॉइंट को क्या करना है, याद रखना है। तो पहला क्या कि ये सरफेस इमेजिनरी होना चाहिए, इमेजिनरी सरफेस मैंने अपने मन में बना लिया। दूसरा बात क्या, चारों तरफ से बंद होना चाहिए, तो ये चारों तरफ से बंद भी है ना। तीसरा बात क्या कि चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, तो चार्ज के अबाउट ये सिमेट्रिक भी है। और अगला पॉइंट क्या कि उस पॉइंट से पास करना ही करना चाहिए जिस पॉइंट पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पास कर भी रहा है। अब एरिया वेक्टर के बारे में मैं सब दिन से रटवाया हूँ क्या कि एरिया वेक्टर अगर इस छत का निकालना हो तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, फर्श का निकालना है तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, इस दीवार का तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो इस सिलेंडर में देखो कि जब इसके एरिया वेक्टर का, टॉप फ्लोर के एरिया वेक्टर का बात करोगे तो परपेंडिकुलर और किधर, बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण हमेशा बाहर निकलेगा। तो ये दोनों कितने डिग्री पे आ गया, 90 डिग्री पे। यहाँ भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर किधर, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। यहाँ भी थीटा कितना, 90 डिग्री। जैसे ही थीटा 90 डिग्री हुआ समझ जाना फ्लक्स कितना,
0, क्योंकि cos 90 डिग्री आएगा 0 करके जाएगा। अब बच रहा है केवल क्या, कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस पर कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ एरिया भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब एंगल दोनों के बीच का कितना, 0 डिग्री। केवल इसी के कारण फ्लक्स होगा, कितना फ्लक्स होगा भाई, तो फ्लक्स होगा कितना, इंटीग्रेशन ईडीएस के बराबर में। अब गॉस लॉ क्या कह के गया, गॉस लॉ क्या कह गया कि टोटल फ्लक्स जो होता है वो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ यही है। अब फ्लक्स के बारे में अभी निकाले हैं कि फ्लक्स होता है ईडीएस, तो फाई के जगह पर क्या किए, ईडीएस को रखे, और ये देखे कि ये गसियन सरफेस जो है ये हमेशा क्या है, इक्विडिस्टेंस। अगर इस सरफेस के किसी भी पॉइंट का आप डिस्टेंस देखेंगे इस चार्ज रॉड से तो हमेशा कैसा है, इक्विडिस्टेंट है, बराबर डिस्टेंस पर है, बराबर डिस्टेंस पर है। इसका मतलब आर बराबर जैसे ही होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह कैसा रहेगा, एक जैसा। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक जैसा रहेगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अब दो चीज, इंटीग्रेशन डीएस निकालना और क्यू इनसाइड निकालना। मैं क्या बोला कि जितना बड़ा तुमने गसियन सरफेस माना है उस गसियन सरफेस पर छोटा छोटा एलिमेंट तोड़ दो, कितना एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट टूटेगा, और फिर सारे एलिमेंट को आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो इंटीग्रेशन डीएस का मतलब क्या होगा कि सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स को जोड़ना। जब जोड़ेंगे तो पूरा कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा पूरा कर्व सरफेस एरिया। तो भाई इंटीग्रेशन डीएस जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ गसियन सरफेस, जो कितना होगा 2πr/L के बराबर में। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़े थे Q/L पिछले दिन, यहाँ से Q इनसाइड कितना आ जाएगा, λL। और ध्यान से देखो कि जब इक्वेशन 1 में सारे वैल्यू को पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा λ/2πε0r। क्लियर है इतनी बातें, ये थी क्या, ये चीजें। अब देखिए आपको अगले दिन हम पढ़ाएंगे क्या कि सिलिंड्रिकल अगर रहे तो ये तो पतला सा तार है ना, ये क्या है, एक पतला सा तार है। लेकिन अगर मोटा तार रहे, सॉलिड सिलिंड्रल रहे या फिर हॉलो सिलिंडर रहे, है ना, बीच से खोखला रहे और वो चार्ज रहे, उसके कारण कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखो इसके लिए तुमको एक कॉन्सेप्ट को समझना पहले क्या है, जरूरी है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज देखिए। तो अपने पास दो तरह के मेटल होते हैं, जनरली दो तरह के मटेरियल है, एक क्या, कंडक्टर, एक क्या, कंडक्टर, और दूसरा क्या, इंसुलेटर, दूसरा क्या, इंसुलेटर। तो एक चीज देखो कि कंडक्टर का डेफिनेशन क्या है कि जो अपने से होकर के चार्ज को फ्लो करने दे वन एंड से अनदर एंड तक। और इंसुलेटर का मतलब क्या, ये चार्ज को फ्लो करने से क्या करता है, रोक देता है, चार्ज को फ्लो नहीं करने देता है। तो अगर ये कंडक्टर है तो इसका ये प्रॉपर्टी है क्या कि ये चार्ज को क्या करने देगा, फ्लो करने देगा। इससे चार्ज फ्लो क्या होगा, होगा, और इससे होकर के चार्ज फ्लो नहीं होगा, इससे होकर के चार्ज फ्लो नहीं होगा। अब मान लीजिए क्या कि आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, आपके पास क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है, ये एकदम पूरा भरा हुआ सिलेंडर है। और इस सिलेंडर में क्या कहा कि हर जगह इसके बीच में भी वॉल्यूम में ऐसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, चार्ज को क्या किया दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो तुम ये बताओ कि इस चार्ज से, ये बताओ कि इस चार्ज से होकर के, इस चार्ज से होकर के ये पूरा एकदम मान लो कि पानी के जैसे इसमें चार्ज भरा हुआ है सिलिंड्रिकल डब्बा में, वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है पूरा वॉल्यूम में। तो ये है कैसा, कंडक्टर, कंडक्टर सिलेंडर है ये। तो कंडक्टर है तो तुम चार्जिंग बाय कंडक्शन में तुम पढ़े हुए होगे क्या कि जब दो कंडक्टर को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाता है तो चार्ज क्या होता है, एक से दूसरे तरफ फ्लो करने लगता है। अब आप बताइए कि बीच में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, बीच में क्या है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन। और चूंकि ये मटेरियल चार्ज को अलाउ करता है अपने से फ्लो करने के लिए, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये सारे चार्ज इस सिलेंडर के सरफेस पर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ये सारे चार्ज क्या होंगे, इसके सरफेस पर आ जाएंगे। क्यों कि भाई ये चार्ज को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। ये क्या है, कंडक्टर है, और ये कैसा चीज था, तो ये था आपका सॉलिड सिलेंडर, ये था क्या, सॉलिड सिलेंडर कंडक्टर में। लेकिन तुम जरा सा सोचो कि यही अगर इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ सिलेंडर होता, अगर ये इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ सिलेंडर होता
और इसमें ऐसे ही चार्ज भरे हुए रहते, इसमें ऐसे ही चार्ज भरे हुए रहते, तो क्या ये मटेरियल चार्ज को फ्लो करने देता? क्या ये मटेरियल चार्ज को फ्लो करने देगा? इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं करने देगा। तो जब चार्ज को ये अपने से फ्लो नहीं करने देगा भाई, तो अभी जैसा है कुछ देर के बाद भी जो है सो इसकी कहानी, कुछ देर के बाद भी जो है सो इसकी कहानी सेम टू सेम ऐसी ही रह जाएगी। कुछ देर के बाद भी क्या होगी? इसकी कहानी सेम टू सेम ऐसी ही रह जाएगी। क्यों? कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये अपने से होकर के चार्ज फ्लो को परमिट नहीं करता है, और जब परमिट नहीं करता है तो किसी तरीके से इसको हम चार्ज कर दिए तो ये ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन कंडक्टर चूंकि चार्ज फ्लो को परमिट करता है, तो इसमें बीच में ज्यादा भीड़ भाड़ होगा, कम सरफेस होगा, है ना, कम सरफेस होगा। ये सारे चार्ज क्या करेंगे? भागना चाहेंगे यहाँ से, आकर के कहां पर? सरफेस पर क्या करेगा? एक जंक्शन बना लेगा। अगर ये कंडक्टर है तो, इंसुलेटर है तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा। अगर हॉलो सिलेंडर है तो हॉलो सिलेंडर में तो ऑलरेडी सरफेस पे ही सारे चार्ज रहेंगे, है ना। अगर हॉलो सिलेंडर है तो ये सरफेस पर ही चार्ज रहेगा सारा का सारा। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग नोट करके लिखिएगा, क्या नोट करके लिखिएगा? क्या कि एनी कंडक्टर, any conductor having all charge at its surface, सारे चार्जेस क्या होते हैं? सरफेस पर होते हैं। इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, कि कंडक्टर के अंदर में देयर इज नो चार्ज, अंदर में किसी तरह का चार्ज नहीं होता है। अगर ये कैसा है? कंडक्टिंग बॉडी है तब। कंडक्टिंग बॉडी, लोहा का कोई बॉडी है और उस पर हम चार्ज भर दिए, सारे चार्ज कहाँ आएंगे? सरफेस पर चार्ज आएंगे। इनसाइड में जो यहाँ पर क्यू इनसाइड रहेगा, ये क्यू इनसाइड कितना रहेगा? 0, जबकि ये है कैसा? सॉलिड सिलेंडर है। बात समझ में आ रहा है? क्यों? कि सारे चार्ज फ्लो कर करके कहाँ जाएंगे? बाहर। लेकिन अगर ये इंसुलेटिंग सिलेंडर है और सॉलिड भी है, तो इसको चार्ज फ्लो करने के लिए परमिट नहीं करेगा। ये पहले भी ऐसे ही रहेगा, बाद में भी ऐसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई हॉलो बॉडी रहे, ठीक ना, फॉर एनी हॉलो बॉडी, किसी भी हॉलो बॉडी का, इसमें भी क्या रहेगा? टोटल चार्ज लाइज ऑन इट्स सरफेस। हॉलो ही है, टीन का बना हुआ है, मोड़ करके हॉलो सिलेंडर बना दिए, तो बीच में तो हवा भरा हुआ है, वहां थोड़ी चार्ज रहेगा, मेटल पे ही ना चार्ज रहेगा। तो मेटल क्या है? उसका सरफेस है। तो कोई भी हॉलो बॉडी रहेगा तो उसके सरफेस पे चार्ज रहेगा। अगर सॉलिड बॉडी है और सॉलिड बॉडी में कंडक्टर है तो चार्ज कहाँ पर रहेगा? सरफेस पर। अगर इंसुलेटर है तो चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो आपको याद होगा सरफेस पर जब चार्ज रहेगा तो इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ाए थे, है ना। और इसमें देखो अगर इंसुलेटिंग है तो पूरा वॉल्यूम में चार्ज है, तो इसके लिए वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी पढ़ाए थे। क्या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी पढ़ाए थे? लो इक्वल टू क्यू बाई भी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर सरफेस पे चार्ज था तो सरफेस पे चार्ज के लिए तुमको पढ़ाए थे सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू क्या? क्यू अपॉन ए। इतना चीज पता है, ठीक ना। तो इतना चीज को पढ़ करके आप आइएगा। आज इतना चीज आपको हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में ये बताए, जिससे हम अगले दिन आपको सॉलिड सिलेंडर के कारण कैसे निकालेंगे, उसमें भी कंडक्टिंग रहेगा तब, इंसुलेटिंग रहेगा तब। तो आप मिला जुला के देखो तो ये सॉलिड सिलेंडर में भी सरफेस पर चार्ज, हॉलो सिलेंडर में भी सरफेस पर चार्ज, तो ये दोनों को हम एक ही में काम कर सकते हैं, है ना। अब हॉलो वाले में कंडक्टिंग रहे चाहे इंसुलेटिंग रहे बात एक ही रहेगा, लेकिन सॉलिड वाले में कंडक्टिंग रहे तब तो उसी बात में चला जाएगा, लेकिन ये केस क्या होगा? एक अलग केस हो जाएगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम में चार्ज है। तो ये दो चीज हम लोग पढ़ेंगे। इस सारे चीज को एक जगह मिला करके सरफेस वाले को और वॉल्यूम वाले को एक जगह मिला करके अगले दिन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद एक स्फेरिकल सेल पढ़ेंगे, सॉलिड स्फीयर पढ़ेंगे। मतलब 3-4 दिन में ये क्लास खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर भी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो इतना का आप लोग अच्छे से नोट्स लिख के लाइएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्या
कि गॉस लॉ का यूज करके इनफाइनाइट चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे और इसी प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ तक जब निकाल देंगे तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आ जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? चलिए इतना पढ़ के आइएगा, काफ़ी आज के लिए।